नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 159। ये राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान से जुड़ा है और हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे इस पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इस शपथ के प्रावधान क्या हैं, क्यों है ये जरूरी, प्रक्रिया क्या है इसकी, और आज के समय में इसकी अहमियत क्या है, इस पर मतलब विस्तार से बात हो। हाँ, और एक सवाल जो शायद कई लोगों के जहन में आता होगा कि भाई राज्यपाल नियुक्त होने पर पद संभालने से ठीक पहले होता क्या है, किसके सामने होती है ये शपथ और कहते क्या है उसमें? क्या ये बस एक रस्म है या इसका कोई गहरा संवैधानिक मतलब भी है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अनुच्छेद 159 कहता क्या है, एकदम सीधे शब्दों में। बहुत सीधा है। यह अनुच्छेद कहता है कि हर वो व्यक्ति जिसे राज्यपाल नियुक्त किया गया है उसे अपना पद संभालने से पहले शपथ लेनी होगी या प्रतिज्ञान करना होगा। मतलब इसके बिना वो पद संभाल ही नहीं सकते? बिल्कुल नहीं, ये अनिवार्य है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। ये शपथ दिलाता कौन है? कोई मंत्री या राष्ट्रपति? नहीं, स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। ये शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ली जाती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और मान लीजिए अगर चीफ जस्टिस किसी कारण से मौजूद नहीं है, हाँ, ये भी एक स्थिति हो सकती है। तो संविधान में इसका भी इंतजाम है। ऐसी सूरत में उसी हाईकोर्ट के जो भी सबसे सीनियर जज उस वक्त उपलब्ध हों, उनके सामने ये शपथ ली जाती है। अच्छा। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि शपथ ग्रहण हमेशा न्यायपालिका की निगरानी और गरिमा में हो। यानी जिम्मेदारी राज्य के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी की है। ये अपने आप में अहम है। अब आते हैं शपथ के कंटेंट पर, उसके मूल तत्वों पर। आखिर राज्यपाल कहते क्या है इस शपथ में? हाँ, तो इसका एक तयशुदा प्रारूप है, फॉर्मेट है। वो संविधान की तीसरी अनुसूची मतलब थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। ओके। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस शपथ का सार क्या है। ये सिर्फ कुछ शब्द दोहराना नहीं है। इसमें राज्यपाल के पास विकल्प होता है, या तो ईश्वर की शपथ लें या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करें। अच्छा, दोनों विकल्प हैं। जी, और दोनों ही मामलों में वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण वचन देते हैं। पहला कि वे भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, ये शब्द अपने आप में बहुत भारी हैं। बिल्कुल। दूसरा, वे ये वचन देते हैं कि वे अपनी पूरी योग्यता से और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं कि वे संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, इनका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, स्रोत बताते हैं कि इन शब्दों का बहुत गहरा संवैधानिक मतलब है। परिरक्षण यानी उसे बचाए रखना जैसा वो है, संरक्षण यानी उसे सुरक्षित रखना किसी बाहरी खतरे से, और प्रतिरक्षण यानी उसकी रक्षा करना अगर कोई उस पर हमला करे। ओह, तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी, इसका मतलब है कि राज्यपाल की ये ड्यूटी है कि वो राज्य में संविधान और कानून का राज हर हाल में बनाए रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसे कमजोर नहीं होने देंगे। और जनता की सेवा का भी जिक्र होता है शायद? हाँ बिल्कुल, इसके साथ ही वे राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगे रहने का भी वचन देते हैं। तो ये वाकई सिर्फ एक औपचारिकता तो नहीं लगती, ये तो बहुत गंभीर वचन है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसका मकसद सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है। पहला, ये संविधान को सबसे ऊपर रखता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक मुखिया के तौर पर सबसे पहले संविधान के प्रति वफादारी जताते हैं। दूसरा, ये राज्यपाल से एक तरह की निष्पक्षता की गारंटी भी है। मतलब उम्मीद की जाती है कि वो बिना किसी डर या तरफदारी के, बिना किसी राग या द्वेष के काम करेंगे। तो ये महज शब्द नहीं, एक संवैधानिक वादा है। हाँ, एक पवित्र संवैधानिक अनुबंध कह सकते हैं, एक वचनबद्धता जो राज्यपाल पद संभालने से पहले करते हैं। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। संविधान बनाते वक्त इस प्रावधान पर इतनी अहमियत क्यों दी गई? क्या संविधान सभा में इस पर कोई खास चर्चा हुई थी? हाँ, बिल्कुल हुई थी। स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस प्रक्रिया पर, खास तौर पर कि शपथ किसके सामने ली जाए, इस पर खास जोर दिया था। अच्छा, उनका क्या तर्क था? उनका मानना था कि राज्यपाल सिर्फ राज्य सरकार का एक कार्यकारी प्रमुख नहीं है, वो उससे बढ़कर है। वो पूरे राज्य में संविधान का एक तरह से प्रहरी है, उसका प्रतीक है। एक निष्पक्ष संवैधानिक गार्डियन जैसा। बिल्कुल।
इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शपथ किसी राजनैतिक व्यक्ति के सामने नहीं होनी चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के सामने, बल्कि ये राज्य के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी यानी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने होनी चाहिए। इसके पीछे सोच क्या थी? सोच ये थी कि इससे दो बातें होंगी। एक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा बनी रहेगी, और दूसरा, ये साफ संदेश जाएगा कि संविधान सबसे ऊपर है। कार्यपालिका भी, जिसके प्रमुख राज्यपाल हैं, और न्यायपालिका भी, दोनों संविधान के अधीन हैं और उसके प्रति जवाबदेह हैं। तो इसे सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अहम संवैधानिक सिद्धांत और परंपरा की तरह स्थापित किया गया। ये वाकई दिलचस्प है कि कितनी बारीकी से सोचा गया था, पद की गरिमा और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए। अच्छा, अब ये देखते हैं कि आज के समय में प्रैक्टिकली ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। क्या ये उतनी ही कड़ाई से निभाई जाती है? हाँ, जहां तक प्रक्रिया के पालन की बात है, तो ये आज भी पूरी निष्ठा और कड़ाई से निभाई जाती है। हर बार जब कोई नए राज्यपाल नियुक्त होते हैं, या मान लीजिए कोई राज्यपाल दूसरा कार्यकाल शुरू करते हैं, तो अनुच्छेद 159 की प्रक्रिया का पूरा पालन होता है। स्रोतों में इसकी प्रक्रिया का थोड़ा ब्यौरा भी है। लगता है काफी व्यवस्थित तरीके से होता है ये सब। हाँ, प्रक्रिया काफी सेट है। जैसे ही राष्ट्रपति भवन से नियुक्ति का वारंट जारी होता है, उसकी सूचना राज्य सरकार और राजभवन को जाती है। फिर राज्य सरकार के जो मुख्य सचिव होते हैं या संबंधित अधिकारी, वो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क करते हैं। अच्छा, टाइमिंग तय करने के लिए? हाँ, ताकि चीफ जस्टिस की सुविधानुसार शपथ ग्रहण समारोह का समय और जगह तय हो सके। और ये होता कहाँ है, हाईकोर्ट में या राजभवन में? आमतौर पर ये या तो हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के चेंबर में होता है, या फिर राजभवन के किसी औपचारिक हॉल जैसे दरबार हॉल वगैरह में आयोजित होता है। और चीफ जस्टिस खुद शपथ दिलाते हैं? जी हाँ, और जैसा हमने पहले कहा, अगर वो नहीं है तो सबसे सीनियर जज इस शपथ के बाद ही राज्यपाल औपचारिक रूप से अपना चार्ज लेते हैं और फिर राजभवन में अपना काम शुरू करते हैं। चलिए अब कुछ हाल के उदाहरणों की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि 2024 में भी इसके उदाहरण हैं। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत 2024 के कुछ ताज़ा उदाहरण देते हैं, जैसे श्री सीपी राधाकृष्णन। हाँ। उन्हें पहले झारखंड का राज्यपाल बनाया गया, तब उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने शपथ ली थी। बाद में जब उन्हें तेलंगाना का एडिशनल चार्ज मिला राज्यपाल का, तो उन्होंने फिर से तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने शपथ ली। अच्छा, यानी एडिशनल चार्ज के लिए भी शपथ लेनी पड़ती है। हाँ, ये दिखाता है कि हर बार, चाहे रेगुलर अपॉइंटमेंट हो या अतिरिक्त प्रभार, शपथ लेना जरूरी है। एक और उदाहरण भी था शायद, असम का। हाँ, एक और उदाहरण श्री गुलाबचंद कटारिया का है। उन्हें 2023 में असम का राज्यपाल बनाया गया था। उन्होंने भी गुवाहाटी हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के सामने पूरे विधि विधान से शपथ ली थी। तो इन उदाहरणों से साफ है कि यह संवैधानिक प्रक्रिया आज भी पूरी गंभीरता से निभाई जाती है, बिना किसी लाग लपेट के। और उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण है जो स्रोत में था। 2022 में जब श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राज्यपाल के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया, तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के सामने फिर से बाकायदा शपथ ली थी। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने वो तीसरी अनुसूची वाला पूरा पाठ दोहराया था। हाँ, जिसमें वो परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का संकल्प शामिल है। बिल्कुल। और उसी शपथ के बाद ही वो कानूनी रूप से राज्यपाल के पद पर बनी रहीं। तो ये सब यही दिखाता है कि ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं, बल्कि एक जरूरी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है। और यही से एक अहम सवाल उठता है कि क्या ये शपथ सिर्फ एक कानूनी जरूरत है, एक रस्म है, या इसका कोई गहरा नैतिक और संवैधानिक असर भी होता है? मतलब क्या ये राज्यपाल को उनके कर्तव्यों के प्रति सचमुच बांधती है? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में कि क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? नहीं, स्रोत बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, जैसा एक स्रोत बताता है, 2023 के एक फैसले में ये साफ किया है कि राज्यपाल की ये शपथ सिर्फ औपचारिक नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग है, मतलब बाध्यकारी है। बाध्यकारी? हाँ, इसका उल्लंघन करना एक गंभीर संवैधानिक गलती, मतलब कदाचार माना जा सकता है। ये शपथ एक तरह से लगातार राज्यपाल को उनके संवैधानिक कर्तव्य, उनकी शक्तियों की सीमाएं और उनकी निष्पक्ष भूमिका की याद दिलाती रहती है। तो मतलब ये हुआ कि शपथ सिर्फ एक इवेंट नहीं, इसके ठोस कानूनी और संवैधानिक मायने हैं। राज्यपाल इससे बंधे हुए हैं। हाँ, संवैधानिक नजरिए से तो वो पूरी तरह बंधे हैं, लेकिन स्रोत एक और पहलू की तरफ भी इशारा करते हैं, जिस पर अक्सर, मतलब सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक बहसों में चर्चा होती है। वो क्या है? वो पहलू है शपथ की भावना का पालन, स्पिरिट ऑफ द ओथ।
सवाल ये उठता है कि क्या शपथ लेने के बाद सभी राज्यपाल हमेशा हर स्थिति में उस निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा का पूरी तरह पालन कर पाते हैं जिसका वो वचन देते हैं? हाँ, ये सवाल अक्सर सुनने में आता है, खासकर केंद्र और राज्यों के रिश्तों के संदर्भ में। बिल्कुल। क्या वो हमेशा संविधान और कानून के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की भावना से ही काम करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो राज्यपाल के पद की भूमिका, उनकी शक्तियों के इस्तेमाल और उनकी जवाबदेही को लेकर बार-बार उठता है। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं या किसी घटना पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उन सवालों का जिक्र कर रहे हैं जो स्रोतों में उठाए गए हैं और जो इस पद से जुड़े संवैधानिक विमर्श का हिस्सा हैं। ठीक है। हाँ, खासकर ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और कई बार उन पर राज्य सरकारों के काम में, खासकर अगर राज्य में विरोधी दल की सरकार हो, तो राजनीतिक दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। हाँ, ये आरोप तो लगते हैं। ऐसे आरोप अगर वो सच हों तो जाहिर है शपथ की मूल भावना के खिलाफ जाते हैं। ये वाकई एक जटिल और महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर सोचने की जरूरत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या निकला? मेरे ख्याल से इसका सीधा मतलब यही है कि अनुच्छेद 159 सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। ये भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का एक पवित्र अनुबंध है, एक गहरी कमिटमेंट है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ली गई ये शपथ, जो खुद न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रतीक है, ये संविधान के संरक्षण के वादे का सबसे बड़ा ऐलान है। ये वो पल है जो राज्यपाल के कार्यकाल की औपचारिक, कानूनी और नैतिक शुरुआत करता है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। और ये सिर्फ शुरुआत का प्रतीक नहीं है, ये राज्यपाल की उस निरंतर चलने वाली प्रतिबद्धता को दिखाता है जो उन्हें संविधान की सर्वोच्चता, कानून के शासन और निष्पक्ष जनसेवा के प्रति रखनी चाहिए। ये एक तरह का संवैधानिक कंपास है जो उन्हें याद दिलाता रहता है कि उनका पद सम्मान और जिम्मेदारी तो लाता ही है, साथ में स्पष्ट संवैधानिक सीमाएं और ऊंची नैतिक उम्मीदें भी लाता है। बिल्कुल सही कहा। ये पूरी प्रक्रिया जिसमें न्यायपालिका की अहम भूमिका है, ये संविधान के प्रति हमारे सम्मान और राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद की गरिमा को ही दिखाती हैं। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो स्रोत हमें सिर्फ प्रक्रिया और महत्व ही नहीं बताते, वे हमें उस सवाल पर भी सोचने को मजबूर करते हैं जो शपथ की औपचारिकता पूरी होने के बाद उठता है। कौन सा सवाल? यानी राज्यपाल की निष्पक्षता और संवैधानिक भूमिका का व्यावहारिक अमल, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, ये एक गहरा और शायद ज्यादा मुश्किल सवाल है। निश्चित रूप से ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शपथ ग्रहण समारोह की जो गंभीरता है और उसमें जो बातें कही गई, संविधान के प्रति निष्ठा, निष्पक्षता, जनता का कल्याण, इन सबको जमीनी हकीकत में कैसे पक्का किया जाए। क्या हमारी मौजूदा संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था, हमारी परंपराएं, हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस, क्या वो काफी हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यपाल हमेशा अपनी शपथ की भावना के मुताबिक ही काम करें? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, खासकर भारत जैसे फेडरल देश में। हाँ, या फिर इसमें और सुधार की, किसी नई निगरानी व्यवस्था की, या फिर संवैधानिक परंपराओं को और मजबूत करने की गुंजाइश है। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक पुल की तरह होते हैं और इस भूमिका का निष्पक्ष निर्वहन पूरे फेडरल ढांचे के ठीक से चलने के लिए बेहद जरूरी है। सही कहा। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर लगातार सोचने और आत्ममंथन की जरूरत है ताकि संवैधानिक आदर्शों और व्यवहारिक राजनीति के बीच जो कभी कभी दूरी दिखती है उसे कम किया जा सके। ये निश्चित रूप से एक विचारणीय प्रश्न है और शायद इसी सवाल के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 159 पर इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।